इमारतें सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं का परिणाम है और मुगल शासनकाल के दौरान, खासकर शाहजहां के काल में, इमारत निर्माण का कार्य अभूतपूर्व रूप से बड़े पैमाने पर किया गया। शाहजहां द्वारा बनवाई गई तमाम इमारतों में से एक महत्वपूर्ण इमारत है दिल्ली का लाल किला। मुगल शासक शाहजहां ने 1639 ईस्वी में यमुना के किनारे लाल किले की नींव रखी। जब वो 1638 में अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली ले आया था। लाल किला को बनवाने में लगभग 9 वर्ष लगे और ये 1648 में पूरा हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि लाल किले को मूर्त रूप देने वाले उत्कृष्ट कारीगर हमीद और अहमद थे। संभवतः लाल रंग के पत्थरों के अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। किले के पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य में 2 भव्य प्रवेश द्वार स्थित हैं। जो क्रमशः लाहौरी और दिल्ली दरवाजों के नाम से विख्यात हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी दरवाजे के जरिए है, जहां चांदनी चौक की तरफ से पहुंचा जाता है। लाहौरी दरवाजा एक भव्य 3 मंजिला मेहराब युक्त दरवाजा है, जो 41 फुट ऊंचा और 24 फुट चौड़ा है। लाहौरी दरवाजे की ही तरह दिल्ली दरवाजा एक भव्य 3 मंजिला मेहराब युक्त दरवाजा है, जो लगभग 41 फुट ऊंचा और 24 फुट चौड़ा है। इसके बगल में दोनों तरफ अष्टभुजाकार बुर्ज बने हुए हैं। दिल्ली दरवाजे के मध्य में ऊपर की ओर 7 छोटे छोटे अलंकृत मेहराब बने हुए हैं, जो लगभग 3 फुट ऊंचे हैं। दरवाजे के दोनों ओर 2 लंबी और पतली मीनारें खड़ी हैं, जिसके ऊपर संगमरमर से बनाई गई 2 छोटी छोटी छतरियां स्थापित हैं। दरवाजे के चारों ओर बनाया गया यह संपूर्ण सामुच्चय दरवाजे को अत्यधिक भव्यता प्रदान करता है। बाहर की ओर दिल्ली दरवाजे के बगल में 2 हाथियों की मूर्तियां हैं। इन हाथियों के ऊपर किया गया काला रंग आज भी इतना चमकदार है जैसे इसे कल ही रंगा गया हो। इन हाथियों की मूर्तियों को लॉर्ड कर्जन ने उसी स्थान पर नए ढंग से लगवाया था।
जहां बहुत पहले औरंगजेब ने इन्हें नष्ट करवा दिया था। फ्रांस के मशहूर यात्री बर्नियर, जिसने औरंगजेब के समय भारत भ्रमण किया था, दिल्ली दरवाजे के बारे में बताया है कि उसके अनुसार दिल्ली दरवाजे से एक रास्ता निकलकर नक्कार खाना तक जाता था। लाहौरी दरवाजे के जरिए महलों तक एक छत्तादार मार्ग के जरिए पहुंचा जाता है। छत्तादार मार्ग के दोनों ओर 32 मेहराबी कमरे थे, जिन्हें छत्ता चौक कहते हैं। वर्तमान में इनको दुकानों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो मीना बाजार कहलाता है। छत्ता चौक में लगने वाली मीना बाजार की प्रथा लाल किला जितनी ही प्राचीन है। ये दुकानें प्राचीन समय के यादगारों को कायम रखे हुए हैं। ऐसी ही दुकानों का वर्णन बर्नियर ने भी किया है, जो लगभग 300 वर्ष पूर्व भारत आया था। बर्नियर ने औरंगजेब के समय में लाल किले में अवस्थित शाही कारखाने का पूर्ण विवरण दिया है, जहां जरूरत की लगभग सभी वस्तुएं बनाई जाती थीं और इन्हें संभवतः मीना बाजार में लाकर बेचा जाता था। तत्कालीन मीना बाजार संभवतः शाही परिवार के लोगों तथा लाल किले में रहने वाले कुछ खास लोगों के लिए ही सीमित था। वर्तमान में इस मीना बाजार में ज्यादातर पर्यटकों की पसंद की चीजें बेची जाती हैं। किले के भीतर महल क्षेत्र में प्रवेश नक्कार खाना के जरिए होता है। नक्कार खाना एक आयताकार 2 मंजिली बड़ी इमारत है, जो लगभग 200 फुट लंबी और 140 फुट चौड़ी थी। यह इमारत लाल पत्थरों से बनाई गई थी। नक्कार खाना को 3 फुट ऊंची प्लिंथ पर बनवाया गया था। और जिसे इमारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बढ़ाया गया था। नक्कार खाने के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। मुगल शासन के जमाने में इन लाल पत्थर की दीवारों पर नक्काशी की गई डिजाइनों को सोने से चित्रित किया गया था।
इमारत के अंदर की ओर इस नक्काशी को अन्य रंगों से चित्रित किया गया था। इसे प्रवेश कक्ष में अब भी कई परतों में देखा जा सकता है। नक्कार खाने के अंदर अवस्थित संगीत कक्ष 100 फुट लंबा, 70 फुट चौड़ा और 46 फुट ऊंचा था। यहां दिन भर में 5 बार शाही बैंड मांगलिक समय पर संगीत बजाता था और रविवार के दिन यहां लगभग सारा दिन संगीत बजता रहता था। ऐसा ही कुछ राजा के जन्मदिन वाले अवसर पर भी किया जाता था। नक्कार खाने को हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः दर्शक यहां तक अपने अपने हाथियों पर आते थे। लाल किले के भीतर नक्कार खाने से होकर दीवाने आम तक पहुंचा जाता है। दीवाने आम का मतलब है आम दर्शकों का हॉल। लाल किले में अवस्थित दीवाने आम अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए विख्यात है। दीवाने आम में पूर्व की ओर ऊंचे भाग पर एक संगमरमर की छतरी है, जिसे बंगाल छत से ढका गया है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बादशाह यहां आम जनता से मिलता था और उनकी शिकायतें सुनता था। सिंहासन के पीछे की दीवार को पित्रे दूरा से अलंकृत किया गया था, जिसमें फूल और पक्षी प्रदर्शित किए गए हैं। पूरे का पूरा दीवाने आम लाल पत्थरों से बना हुआ है, जो 80 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा और लगभग 30 फुट ऊंचा है। पूरी इमारत तीनों ओर से खुली हुई है। लाल किले की पूर्वी छोर पर प्रारंभ में 6 संगमरमर के महल थे। इनमें एक तहखाने पर टिका हुआ रंग महल, एक बड़ा हॉल है। प्रारंभ में इस महल को अंदर से चित्रित किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा रंग महल। रंग महल के अंदर चारों ओर मुगल शैली में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। दीवाने आम की तरह यहां भी पित्र दोरा का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। इसके उत्तरी और दक्षिणी छोर के 2 कमरों की अंदरूनी छतों पर और दीवारों पर दर्पण के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे। ये कमरे शीश महल कहलाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। असल में रंग महल शाही हरम का ही हिस्सा था। मुगल शासन के दौरान रंग महल के बीच इसकी लंबाई के साथ साथ एक नहर बहती थी,
जो नहरे बहिश्त के नाम से विख्यात थी। इस इमारत के बीच में एक संगमरमर का हौज था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मूल रूप से एक हाथी दांत से बना फव्वारा लगा था। रंग महल की ही तरह दीवाने खास एक बड़ा हॉल है। दीवाने खास को एक 4.25 फुट ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर बनवाया गया था। यह लगभग 240 फुट लंबा और 78 फुट चौड़ा है। लहरदार मेहराबों वाला दीवाने खास एक आयताकार कक्ष है। जो चारों ओर खंभों वाले मेहराबी गलियारों से घिरा हुआ है। दीवाने खास के अंदर कुल 32 खंबे हैं। इस हॉल की लकड़ी की अंदरूनी छत को सन 1911 में रंगा गया था। खंभों के निचले हिस्सों में फूल पत्तियों की सजावट जड़ाऊ रूप में है, जबकि ऊपर के भागों पर मुलमा चढ़ा हुआ है और जिन्हें चित्रित किया गया है। यहां अलंकरण के लिए प्रत्येक स्तंभों को 3 भागों में बांटा गया था। नीचे की तरफ स्तंभों के दोनों भाग आपस में बराबर थे, जबकि ऊपरी भाग निचले भाग का 1/3 रखा गया था। स्तंभों के निचले भाग पर फूल और पेड़ बनाए गए थे, जबकि ऊपरी भाग पर जड़ाऊ भड़कीला डिजाइन था। मेहराबों के भीतरी भाग में फूल, पत्ते और तने बनाए गए थे, जबकि इन नक्काशियों को सजाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो थे नीला, लाल और गुलाबी तथा लाजवर्द पत्थर। यहां उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के कोनों की मेहराबों के ऊपर एक मशहूर नज्म, अगर कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, उत्कीर्ण की गई है। दीवाने खास के संपूर्ण भाग में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके अलंकरण को देखकर फर्गुसन ने कहा था कि निश्चित रूप से शाहजहां की तमाम इमारतों में यह सर्वाधिक अलंकृत इमारत है। दीवाने खास ही वो जगह है जिसके मध्य में संगमरमर की आधार चौकी पर प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था। जिसे सन 1739 में फारस का प्रसिद्ध आक्रमणकर्ता नादिर शाह उठाकर ले गया। दीवाने खास का प्रयोग बादशाह चुनिंदा राजदरबारियों और दर्शकों से निजी चर्चा के लिए करते थे। दीवाने खास के बगल में ही अवस्थित है खास महल। इस महल के 3 भाग हैं। 3 कमरों का समूह जो तस्बीह खाना कहलाता है।
इसका इस्तेमाल बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। तस्बीह खाना के पीछे के 3 कमरे ख्वाबगाह कहलाते थे। इसे बादशाह अपने शयन कक्ष के रूप में इस्तेमाल करता था। ख्वाबगाह के दक्षिण में एक लंबा कक्ष है जिसकी दीवारें और छत चित्रित है। ख्वाबगाह के उत्तर की ओर दीवार पर एक इंसाफ का तराजू बना हुआ है जो कि सितारों और बादलों के बीच अर्धचंद्र पर लटका हुआ है। शाहजहां के अलावा भी बाद के मुगल शासकों ने अपनी इच्छा और जरूरतों के अनुरूप लाल किले में इमारतों का निर्माण करवाया। एक ऐसी ही इमारत थी मोती मस्जिद, जिसे कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। दीवाने खास से थोड़ी दूर पर स्थित मोती मस्जिद देखने में भले ही छोटी है, पर है बहुत खूबसूरत। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपनी निजी इस्तेमाल के लिए करवाया था। मोती मस्जिद का प्रयोग हरम की महिलाएं भी करती थीं। सफेद संगमरमर से बनी मोती मस्जिद के प्रार्थना कक्ष में काले संगमरमर की भारी रेखा वाले मुसल्ले बने थे और यह आंगन की सतह से ऊंचाई पर स्थित है। मस्जिद के पूर्वी दरवाजे में तांबे के पत्थरों की पत्तियां दी गई हैं। मस्जिद का प्रार्थना कक्ष 3 उभरे हुए गुंबदों द्वारा आच्छादित है, जिन पर प्रारंभ में तांबे की पतर लगी थी। लोदी शैली में गुंबद का निचला हिस्सा गर्दन पर काफी हद तक दबा हुआ है। तीनों गुंबदों के ऊपर बड़े बड़े धातु के शिखर लगाए गए हैं और गुंबदों के चारों ओर छोटे छोटे मीनार खड़े किए गए हैं, जो मस्जिद को और अधिक आकर्षक बना देते हैं। लाल किले के भीतर हयात बख्श बगीचे के दक्षिण और उत्तरी किनारों के मध्य में 2 संगमरमर के मंडप हैं, जो बरसात के 2 प्रमुख महीने सावन और भादो के नाम से विख्यात हैं। ये मंडप या तो उन महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन महीनों में इस्तेमाल किए जाते थे। परंतु इनमें से कौन सा सावन है और कौन सा भादों, यह सही तौर पर निश्चित नहीं है। उत्तरी मंडप में एक तालाब और उसमें मोमबत्तियां रखने के लिए आलों की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन पर जलप्रपात के रूप में गिरने वाला पानी एक सुरम्य प्रभाव उत्पन्न कर सके।
हयात बख्श बाग के बीच में ही एक बड़ा तालाब है, जिसके बीच में एक लाल बलुआ पत्थर का महल है। प्रारंभ में यह महल इस बाग के साथ एक उपमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था। यह महल बहादुर शाह द्वितीय के तखल्लुस के अनुरूप जफर महल के नाम से विख्यात है, जिसे उसने लगभग 1842 में बनवाया था।